Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, migration. So what is migration? Migration is the movement of people from one place to another. जब एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोग रहने लग जाएं, इसे ही हम माइग्रेशन कहते हैं। अब ये माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन जॉब्स की वजह से होता है। जब एक जगह से लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रहने चले जाएं तो इसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्यों हो सकता है? जॉब्स के लिए। माइग्रेशन क्यों हो सकता है? बेटर सराउंडिंग के लिए। आप जिस जगह में रह रहे हो सकता है वहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेट हो, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो, तो आप कई बार स्कूल्स ना हो, हॉस्पिटल्स ना हो, तो कई बार आप बेटर सराउंडिंग के लिए भी माइग्रेट कर जाते हैं, कई बार आप जॉब के लिए माइग्रेट कर जाते हैं और कई बार शेल्टर के लिए भी माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस टू अनदर। इसका पर्पस कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? तो पहले तो हम देखेंगे माइग्रेशन के इंट्रोडक्शन को, एक डेफिनेशन होगी जिसको आपको एज इट इज लर्न कर लेना है ना, क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन के कारण क्या होते हैं। एक होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। इन दोनों कारणों से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो इकोनॉमिक इफेक्ट होता है और बच्चा दूसरा सोशल इफेक्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। देखो, कई बार एक गांव से लोग उठ के दूसरे गांव में चले जाते हैं, वन विलेज टू अनदर। कई बार एक सिटी से उठ के लोग दूसरी सिटी में चले जाते हैं, कई बार एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में भी चले जाते हैं। तो ये तीनों किसका एग्जाम्पल है बच्चा? इंटरनल माइग्रेशन का। ठीक है, डोमेस्टिक माइग्रेशन का, कि व्यक्ति कंट्री में ही है, पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि व्यक्ति एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में भी चला जाता है। जैसे इंडिया को छोड़कर वो यूएसए चला जाए, इंडिया को छोड़कर वो यूके चला जाए, तो ऐसे माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन में डिफरेंस समझ में आया? इंटरनल में हम हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, बस स्टेट चेंज कर रहे हैं, विलेज चेंज कर रहे हैं या सिटी चेंज कर रहे हैं। पर एक्सटर्नल माइग्रेशन में तो हम पूरी के पूरी कंट्री को ही चेंज कर दे रहे हैं, एक कंट्री छोड़कर हम दूसरी कंट्री में चले जा रहे हैं। इसे हम एक्सटर्नल माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, कि भाई माइग्रेशन का प्रभाव क्या पड़ता है। क्या कुछ फ़ायदे हैं माइग्रेशन के, क्या फ़ायदे नहीं हैं? डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे भी पढ़ेंगे और इसके नुकसान भी पढ़ेंगे। टू द डेस्टिनेशन एंड द होम कंट्रीज। देखो, जिस कंट्री को छोड़ के गए उसके लिए क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए क्या नुकसान है। फिर जिस कंट्री में पहुँचे उसके लिए क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए क्या नुकसान है, दोनों को देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों? माइग्रेशन का। तो क्या है माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम, अपने घर से जब लोग मूव करके किसी दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में पहुंच जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। पर ये जा किसके लिए रहे हैं? जॉब के लिए, शेल्टर के लिए। जॉब मतलब होता है नौकरी, शेल्टर मतलब होता है घर, पनाह पाने के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। सो बहुत प्यारी डेफिनेशन, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू अनदर सिटी, स्टेट, कंट्री फॉर जॉब, शेल्टर। इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? माइग्रेशन। ठीक है बात? मूवमेंट का मतलब होता है जाना। चलो, माइग्रेशन इज अ वे टू मूव। माइग्रेशन एक तरीका है जिससे व्यक्ति मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, टू लिव एंड वर्क इन बेटर सराउंडिंग। एक अच्छी सराउंडिंग में रह पाएँ, अच्छी सराउंडिंग में काम कर पाएँ। वर्क मतलब होता है काम, लीव मतलब होता है रहना, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है बात? तो माइग्रेशन इज अ वे टू मूव from one place to another to live and work in better surrounding। और बेटा ये जो माइग्रेशन होता है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे? सोशल फैक्टर से, कल्चरल फैक्टर से, इकोनॉमिक फैक्टर से, पॉलिटिकल फैक्टर से। देखो कैसे होता है। आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह कब जाओगे बेटा? बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, जब आपने देखा कि यार वहाँ का जो समाज है, जो सोसाइटी है वो अच्छी नहीं है, मुझे इससे मूव कर जाना चाहिए, वो मूव कर जाएगा। कल्चर हमें हो सकता है जो कल्चर उस पर्टिकुलर एरिया में प्रिवेल करता हो वो हमें नहीं समझ में आ रहा हो। इकोनॉमिक, भैया वहाँ पर जॉब्स नहीं हो, वहाँ पर ट्रेड बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो, इसलिए हम मूव कर जा रहे हैं। ये एक ऐसी जगह मूव करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सुटेबल है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेटा। कई बार
राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि लोग उस कंट्री में रहना ही पसंद नहीं करते, उस एरिया में रहना पसंद नहीं करते, उसे छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। ठीक कोई बात। तो ये जो माइग्रेशन है ये इन्फ्लुएंस होता है किससे? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स से। अब चलो बेटा, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, इन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स। और मोर स्पेसिफिकली इन्हें हम कहते हैं इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं और सेटलर्स कहते हैं। तो फिर से सुनो ध्यान से, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? माइग्रेंट्स। और मोर स्पेसिफिकली हम देखना चाहें तो हम इन्हें क्या कहते हैं? एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, सेटलर्स। ठीक है बात। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम इन्हें एमिग्रेंट कहेंगे कि इमिग्रेंट कहेंगे कि सेटलर्स कहेंगे? हिस्टोरिकल सेटिंग पे, सर्कमस्टांसिस पे एंड पर्सपेक्टिव से, उस पर्टिकुलर टाइम में कैसी स्थितियाँ बनी, कैसी सोच थी, क्या हिस्टोरिकल सेटिंग थी, ठीक है, इसके हिसाब से हम एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स और सेटलर्स कहेंगे। अब बेटा ये जो एमिग्रेंट है या इमिग्रेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर वीडियो अननेसेसरी लेंदी होता है। अभी हम स्पेसिफिक टॉपिक एमिग्रेंट भी पढ़ेंगे और इमिग्रेंट भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखना। चलो, ह्यूमन माइग्रेशन जो है वो किस वजह से होता है? तो जो इंसान है, जो ह्यूमन है, इनका माइग्रेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। भले ही वो किसी भी रीज़न से इनिशिएट हुआ हो, ह्यूमन माइग्रेशन भले ही वो किसी भी रीज़न से इनिशिएट हुआ हो, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हैज़ अफेक्टेड द ग्रैंड एपॉक्स इन द हिस्ट्री, ग्रैंड एपॉक इन हिस्ट्री। ग्रैंड एपॉक का मतलब होता है भव्य युग। ठीक है, क्या होता है ग्रैंड एपॉक का मतलब? भव्य युग। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है ह्यूमन माइग्रेशन ने। इसने डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आए हैं लैंडस्केप में। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लैंडस्केप में, उसकी डेमोग्राफी में ह्यूमन माइग्रेशन बहुत सारे चेंजेस लेके आया है। पूरा के पूरा आज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखते हो, ये माइग्रेशन की वजह से ही बना है। इंग्लैंड से, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से, बेसिकली इंग्लैंड से लोग माइग्रेट करके कहाँ गए? यूएसए गए। और आज इतनी बड़ी सुपर पावर जो माइग्रेशन से बनी थी वो वर्ल्ड के ऊपर इनडायरेक्टली रूल कर रही है। तो जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है लैंड का, उसको चेंज करने में माइग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इस भव्य युग की हिस्ट्री को, ये जो आज हम एरा देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री को चेंज करने में माइग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और ऐसा नहीं एक दो जगह, तीन जगह। ऑस्ट्रेलिया किससे बना? ऑस्ट्रेलिया भी माइग्रेशन से बना है, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए माइग्रेशन फोर्सफुली कराया गया। इंग्लैंड के जो मतलब बैड बैकग्राउंड के लोग होते थे, जो चोर वगैरह होते थे, थीव जो होते थे, बैकबॉर्न जो होते थे, डकैट लोग जो होते थे, तो जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी उनको ऑस्ट्रेलिया भेज देती थी। ऑस्ट्रेलिया की में जेल वेल बना रखी थी, वहाँ भेज देती थी। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो मतलब डेमोग्राफिक लैंडस्केप पूरा के पूरा चेंज करके रखा है इस ह्यूमन माइग्रेशन ने। ब्रिंगिंग इस ह्यूमन माइग्रेशन में कुछ ओकेशंस पे तो भैया इनोवेशंस लेके आए हैं, म्यूचुअल बेनिफिट की बात कही है, पर वहीं पर डिस्ट्रक्शन और सफरिंग्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंग्लैंड के लोग जो यूएसए की तरफ माइग्रेट करके गए, इतना बड़ा यूएसए बना लिया, पर जो अमेरिका के जो नेटिव्स थे, जो इंडिजिनस पीपल थे, जिन्हें हम कहते हैं रेड इंडियंस, उन्हें पूरी तरह ख़त्म करके रख दिया, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, उन्हें उनकी ज़मीनों से हटा दिया। तो हम कुछ ओकेशंस पे तो कह सकते हैं कि भैया इनोवेशन हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट मिले, पर कुछ ओकेशन पे ये डिस्ट्रक्शन और सफरिंग का भी रीज़न बना। तो क्या ये बात समझ में आई कि ह्यूमन माइग्रेशन ने कैसे ग्रैंड एपॉक किया, मतलब जो भव्य युग था हिस्ट्री को, उसमें कैसे चेंज लाए? कुछ जगहों पर, कुछ ओकेशन पे तो ये क्या लेके आए? इनोवेशंस, म्यूचुअल बेनिफिट, पर वहीं पर दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन और सफरिंग्स। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन। 1846 और 1840 में मास माइग्रेशन हुए वर्ल्ड वाइड। सम 55 मिलियन माइग्रेंट्स मूव फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, जिसकी बात अभी हमने की। 55 मिलियन माइग्रेंट यूरोप से कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। एंड एन एडिशनल 2.5 मिलियन मूव फ्रॉम एशिया टू अमेरिका। फिर से ध्यान से सुनना बच्चा, 55 मिलियन माइग्रेंट यूरोप से अमेरिका पहुँचे, साथ ही साथ एशिया से 2.5 मिलियन लोग भी कहाँ पहुँचे? अमेरिका। तो अमेरिका के जो नेटिव्स थे, जो इंडिजिनस थे, जिन्हें हम रेड इंडियंस कहते थे, उनकी पॉपुलेशन तो इन लोगों के सामने बिल्कुल थोड़ी सी रह गई। तो वो कैसे ही अपनी कल्चर ट्रेडिशन को बचा पाते? उन लोगों ने बहुत हार्डली सफ़र किया है। ठीक है बात। कितने माइग्रेंट पहुँचे यूरोप से अमेरिका? 55 मिलियन। एशिया से कितने पहुँचे? 2.5 मिलियन।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था माइग्रेशन का। अब बेटा इसके बाद एक नया टाइम आया जिसमें ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन शुरू हुआ। ट्रांजिशनल लेबर का मतलब क्या होता है? प्रवासी श्रमिक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम करने गए लेबर और वहीं जाकर रहने लग गए। ठीक है, ये जो ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन था ये अर्ली 20th सेंचुरी में बिल्कुल पीक पे पहुंच गया। इस टाइम में हर साल 3 मिलियन माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह जाते फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग जॉब, गेटिंग वर्क। ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन था ये बेटा, अच्छा एक बात और सुनो, ये जो माइग्रेशन हो रहा था ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन, ये कई बार बाय विश होता है, कुछ इच्छा से लोग चले जाते हैं कि हमें काम मिल रहा है, पर कई बार फोर्सफुली भी होता है। और हमारे इंडिया में ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था इसकी वजह कहीं ना कहीं ब्रिटिश का फोर्सफुल एटीट्यूड था। ब्रिटिश ने फोर्सफुली हमारे बहुत सारे लेबर को, किसी को श्रीलंका, किसी को फिजी, किसी को कहीं और काम करने भेज दिया था। ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन था इसने बहुत अलग अलग तरीकों से ये जो नेशन स्टेट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, इसे इनिशिएट किया। दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्लोज इन्फ्लुएंसेस ने प्रभावित किया नेशन स्टेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को अलग अलग तरीकों से। अब बेटा ये एक तो हमने बोला कि लेबर माइग्रेशन हुआ, ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन हुआ, और वो भी कितना 3 मिलियन पर ईयर। साथ ही साथ 20th सेंचुरी में हमने ये भी एक्सपीरियंस किया, ये भी देखा कि माइग्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है। किसकी वजह से? वॉर की वजह से। मतलब वॉर मतलब होता है युद्ध, और पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीतिक कारणों से। किस किन वजह से? राजनीतिक कारणों से, युद्ध की वजह से बहुत बड़ा माइग्रेटरी फ्लो हमने देखा। लार्ज नंबर में जो रिफ्यूजीज थे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अपने होमलैंड को छोड़ के चले गए। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 4 लाख ज्यूज मूव किए टू पैलेस्टाइन इन 20th सेंचुरी। देखो आप लोग सब ने हिटलर की स्टोरी सुनी होगी, हिटलर के टाइम में जर्मनी को जाना होगा। जब हिटलर रूल कर रहा था तो जर्मनी की कंडीशन क्या थी? ठीक है, जर्मनी में जितने भी ज्यू लोग होते थे उन्हें फोर्सफुली मूव कराया गया, उन्हें उनके साथ टॉर्चर हुए, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, है ना। कहाँ कहाँ भेजा गया? उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, गैस चैम्बर में भेजा गया, जहाँ उन्हें मार दिया गया। तो जो 4 लाख रिफ्यूजीज थे वो कहाँ मूव कर गए? पैलेस्टाइन मूव कर गए। कब? 20th सेंचुरी। तो बेटा हिटलर की पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे ज्यूज कहाँ चले गए? पैलेस्टाइन में चले गए। साथ ही साथ इसके बाद हुआ रशियन सिविल वॉर। तो जब रशियन सिविल वॉर हुआ तब भी लगभग 3 मिलियन रशियंस, पोल्स और जर्मन, जब रशियन सिविल वॉर हुआ तो रशियंस, पोल्स और जर्मन माइग्रेट करके चले गए आउट ऑफ सोवियत यूनियन। पहले ये लोग सोवियत यूनियन में ही थे, रशिया सोवियत यूनियन का एक पार्ट था या मेन घटक था, मेन कंपोनेंट था। तो रशियन सिविल वॉर के टाइम बहुत सारे रशियन, पोल्स और जर्मन सोवियत यूनियन को छोड़ के चले गए। वर्ल्ड वॉर 2 में डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से भी माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। डीकोलोनाइजेशन मतलब सुनो, देखो पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, ये सारी कंट्रीज पूरी दुनिया में निकली। ईस्ट साइड में भी, मतलब हमारी साइड इंडिया की साइड भी आई, एशिया की साइड भी आई, और वेस्ट साइड में मतलब अमेरिका की साइड में भी गए, और इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज बना ली। यूएसए भी इनकी कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया भी इनकी कॉलोनी, इंडिया भी इनकी कॉलोनी, साउथ अफ्रीका भी इनकी कॉलोनी। पर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 जब हो गया, अब इंग्लैंड के पास उतनी पावर नहीं बनी कि वो इतनी सारी कॉलोनीज़ के साथ डील कर सके। तो अभी टाइम चालू होता है डीकोलोनाइजेशन का। बहुत सारी जो कॉलोनी इन्होंने बनाई थी वो धीरे धीरे करके आज़ाद होंगी। तो जब ये कॉलोनीज आज़ाद होने लग जाएगी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीकोलोनाइजेशन, और इसकी वजह से भी क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। नाउ कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। आज बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो माइग्रेट कर जाएंगे बेटर लाइफ के लिए। जो व्यक्ति गांव में रह रहा है वो चाहता है उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, इसलिए वो शहरों में आ जाता है। शहर में रहने वाला बच्चा सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं, ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो मेट्रो सिटीज़ में मूव कर जाते हैं। मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे जब IIT पास आउट कर जाते हैं, IIM पास आउट कर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो यार अब हमें फॉरेन में जॉब मिलनी चाहिए। तो बेटर लाइफ के लिए हर व्यक्ति माइग्रेट करने का सोच रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कॉमन रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, है ना। जो गांव में रह रहा बच्चा होता है तो वो शहरों में जब पढ़ने आ जाता है, पढ़ने के बाद उसकी जॉब लग जाती है तो वो अच्छी सिटीज़ में रहने लग जाता है ना। जो IITians होते हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, पूरे तो नहीं, अब बहुत सारे।
Except this, lack of opportunities, better education, construction of dam, globalization, natural disaster। तो देखो एम्प्लॉयमेंट हमने सोच लिया कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, पर इसके अलावा भी जैसे कई जगह पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं मिलती, कई जगह अच्छा एजुकेशन नहीं होता, कई बार डैम बन रहे होते हैं। जब डैम बन रहे होते हैं बेटा, डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 100 से ज़्यादा गाँव को खाली कराया जाता है डैम बनाने के लिए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग माइग्रेट करें, और कई बार एक पर्टिकुलर जगह पे जब सुनामी, भूकंप, फ्लड बार बार आती है तो लोग वहाँ से भी माइग्रेट कर जाते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर में फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो ये भी कारण बनते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बच्चा कि अगर कंटिन्यूस 1-2 साल में अगर क्रॉप फेलियर होती है तो भी विलेजर्स माइग्रेट करके सिटीज़ में चले जाते हैं कि भैया अगर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को तो भूखा नहीं मारेंगे, चलो सिटीज़ में जाके फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट तो कम से कम भरते हैं। बेटा जो माइग्रेशन है वो शो करता है ट्रेंड्स ऑफ सोशल चेंजेस, मतलब माइग्रेशन होगा तो कहीं ना कुछ सोशल चेंजेस आएंगे। अगर हम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट को देखें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही थी, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा तो लोग माइग्रेट करने लग गए, लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने लगे। जो लोग फार्मिंग का काम करते थे, खेती किसानी करते थे, वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ माइग्रेट कर गए, है ना। अच्छा देखो, आप अगर एग्रीकल्चर की बात करो तो वहाँ पर हमेशा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, लोगों की ज़रूरत होती है 2, पर उसी छोटे से खेत पे 5 से 10 लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पर जब इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में अपॉर्चुनिटीज़ आई तो लोग फार्म से कहाँ आ गए, इंडस्ट्रीज़ में आ गए, विलेज से सिटीज़ में आ गए। अब उनके 1-2 भाई गाँव में खेतों में काम कर रहे होते, 1-2 फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए, इस वजह से उनकी फैमिली इनकम भी बढ़ गई। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने लगे, कई बार एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी वो जाने लगे। ये हैं ग्लोबल माइग्रेशन के ट्रेंड्स बेटा। यहाँ से भी लोग जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ से यहाँ लोग जा रहे हैं, यहाँ लोग जा रहे हैं। तो बात ये है कि ग्लोबली माइग्रेशन हो रहा है, और यूनाइटेड नेशंस का कहना ये है कि जो माइग्रेशन है ये एक पॉजिटिव फोर्स है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कोई व्यक्ति एक अच्छी जगह से गलत जगह में नहीं जाना चाहेगा, अच्छी सैलरी छोड़ के बुरी सैलरी में नहीं जाना चाहेगा। इट मीन्स ये ग्रोथ का साइन है। अगर माइग्रेशन हो रहा है, हम सिर्फ वॉर को छोड़ दें तो अगर दूसरी किसी भी वजह से माइग्रेशन हो रहा है तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही कारण बनेगा। अब मॉडर्न टाइम्स में हम लोग देख रहे हैं बच्चा कि हर जगह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, भले वो एशिया हो, अफ्रीका हो, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री हो, एशिया की बहुत सारी कंट्री हो, लैटिन अमेरिका हो या यूएसए हो। इस वजह से जो लोग हैं वो लार्ज स्केल पे माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ठीक है, पहले उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो जो कुछ था उसमें वो सेटिस्फाई थे, पर अब जब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो रूरल एरिया टू अर्बन एरिया बहुत लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूएसए, हर जगह क्या आ रहे हैं बेटा? चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। The causes of migration can be seen as series of push and pull factor। बहुत सारे पुश फैक्टर हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है, बहुत सारे पुल फैक्टर हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है। Those factor which either forcefully पुश समवन इनटू माइग्रेशन और अट्रैक्ट देम। कुछ उन्हें फोर्सफुली फोर्स करती हैं, पुश करती हैं कि नहीं भैया इस जगह से निकल के दूसरी जगह जाओ, और कुछ ऐसी जगह होती है जो अट्रैक्ट करती हैं कि नहीं भाई आप इस जगह ज़रूर आओ। कुछ प्लेसेस पे ऐसी कंडीशन होती है जिनकी वजह से हम फोर्स होते हैं कि भाई इस जगह से तो निकल जाए, और कुछ प्लेसेस हमें दूर से ऐसी दिखती हैं कि यार उस प्लेस पे जाओ तो हैप्पीनेस रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों ही अपना अपना काम करते हैं। पहले हम पुश फैक्टर को पढ़ेंगे। तो जो पुश फैक्टर है ये एक फोर्सफुल फैक्टर है, ये वो फैक्टर है विच रिलेट्स टू अ कंट्री द पर्सन इज माइग्रेटिंग। ये वो कंट्री से रिलेटेड होता है जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं। इट इज़ जनरली अ प्रॉब्लम, ये एक जनरली प्रॉब्लम है। पुश फैक्टर क्या है? जनरली प्रॉब्लम्स है विच रिजल्ट्स इन पीपल वांटिंग टू लीव, जिनकी वजह से लोग एक कंट्री को छोड़ना चाहते हैं। तो पुश फैक्टर वो कंट्री की नेगेटिव फैक्टर हैं जो लोगों को मजबूर करती है कि भाई इस जगह को छोड़ के आप कहीं पर और चले जाएं जहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें। तो पहला फैक्टर है पुअर मेडिकल केयर। देखो आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जो भी बीमारी हो रही है उसका इंस्टेंट इलाज मिले, कोई अगर उसकी बॉडी से कोई पार्ट ख़राब हो रहा है तो उसे वो रिप्लेस करा सके। तो पुअर मेडिकल केयर एक रीज़न होती है जिसकी वजह से लोग छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कई जगहों पर जॉब्स इनम नहीं है, तो लाइवलीहुड नहीं होगी तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करेंगे, तो जॉब्स की तलाश में जाते हैं।
कई जगह सूखा पड़ रहा है या कोई और नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आ रही है, इस वजह से भी वो उस जगह को छोड़ता है। लॉस ऑफ वेल्थ, उसकी जो प्रॉपर्टी जिस जगह से कमाई थी वो पूरी खत्म हो गया, वो चाह रहा है कि नई जगह जाके फिर से शुरू करें। फियर ऑफ टॉर्चर, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कई जगह ऐसी सरकारें बन जाती तो लोगों को डर होता है कि भैया यार हमारे साथ टॉर्चर ना हो। इस पर्टिकुलर स्टेट में तो यार देखो क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेफ्टी ही नहीं है, तो लोग उस जगह को भी छोड़ के पहली फुर्सत में जाते हैं। पॉलिटिकल फियर, कई बार ऐसी सरकारें बन जाती हैं भैया जो लगता है कि किसी भी दिन कुछ भी कर देगी तो लोग उसको छोड़ के जाने लग जाते हैं। देन रिलीजियस फैक्टर, कई बार धर्म को भी इस तरीके से देखा जाता है कि भैया लोग इससे भी डर जाते हैं और छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चलो नाउ पुल फैक्टर। पुश फैक्टर हमें बोल रहे थे यहाँ से निकलो निकलो, यहाँ पावर्टी है, फियर है, डर है, यहाँ से जाओ छोड़ दो। पुल फैक्टर हमें अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ आओ हम तुम्हें अच्छी जॉब्स देंगे, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, सेफ्टी देंगे। चलो, जो पुल फैक्टर होता है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं कि आ और यहाँ आके रहो। अ पुल फैक्टर इज समथिंग कंसर्निंग द कंट्री अ पर्सन माइग्रेट्स टू। ये वो फैक्टर्स हैं जिनमें माइग्रेंट्स जाना चाहते हैं। कुछ पुल फैक्टर हैं चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर जॉब, अच्छी जॉब मिले, बेटर लिविंग कंडीशन हो, जोग्राफी कंफर्टेबल हो, क्लाइमेटिक कंडीशन कंफर्टेबल हो, अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर अच्छा मिले, सिक्योरिटी हो, सोशल भी और रिलीजियस भी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, सोशल बेनिफिट मिल रहे हैं। कई बार फैमिली लिंक भी एक रीज़न बनती है, जैसे 2-10 लोग कनाडा चले गए, वो लोग अच्छे से सेटल हो गए, तो इंडिया का यहाँ रह रहा उसी फैमिली का कोई और व्यक्ति होगा, वो भी सोचेगा चलो भाई मैं भी कनाडा चलता हूँ, मेरे फैमिली लिंक्स है वहाँ पर। ठीक है, कोई भी कंट्री हो सकती है, कनाडा इज़ वन ऑफ देम। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर आपको समझ में आ गया। पुश फोर्स करें, जाओ यहाँ से चले जाओ, पुल अट्रैक्ट करें, यहाँ आ जाओ। नाउ इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन के बहुत सारे इफेक्ट हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक, और इजी भाषा में समझना हो आर्थिक को तो आप बोल सकते हो रिलेटेड टू फाइनेंस। इकोनॉमिक इफेक्ट्स में हम लोग किसको पढ़ेंगे? फाइनेंशियल इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। आर्थिक प्रभाव को हम देखेंगे। बेटा जब देखो, जब कुछ लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर जाएंगे तो जो प्रेशर उस पॉपुलेशन का उस लैंड के ऊपर था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, पहले 10 लोग एक इस छोटे से 5 एकड़ के प्लॉट ऑफ लैंड पे काम कर रहे थे। इन 10 लोगों की लाइवलीहुड का प्रेशर इस 5 एकड़ ज़मीन से निकल रहा था। पर इस 10 में से अगर 5 लोग कहाँ चले जाएं बेटा? शहर में चले जाएं, तो शहरों में जब ये फैक्ट्री में काम करेंगे तो इनकी जो टोटल जो फैमिली इनकम थी वो भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इनकम बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ज़मीन पे जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। पहले 10 लोग इस 5 एकड़ ज़मीन पे काम कर रहे थे तो बच्चा जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी, पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज 10 पीपल वो भी कम थी। पर अब 5 लोग जब शहर में काम कर रहे हैं, 5 लोग गांव में रह करके काम करेंगे तो इनकम ऑब्वियसली इनकी इनकम बढ़ेगी, मतलब पर कैपिटा इनकम अब इनकी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? देखो 10 लोग भी इस ज़मीन पे काम करेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली, प्रोडक्टिविटी उतनी की उतनी रहेगी। जो भी फाइनल आउटपुट आएगा वो 10 लोगों में बढ़ जाएगा। पर कितना अच्छा हो कि 5 लोग शहरों में काम करें, वो अपना अलग कमाएं, 5 लोग गांव में काम करें, उनका अलग कमाएं, तो पर कैपिटा इनकम इससे बढ़ जाएगी, पर पर्सन इनकम बढ़ जाएगी। जो फैमिली इनकम है वो बढ़ेगी, जिससे फार्मर्स नए नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करेगा, उसका फार्म प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगा। अगर उसके पास पहले ट्रैक्टर नहीं होगा तो वो ट्रैक्टर लेने की कोशिश करेगा, वो दूसरे इक्विपमेंट्स लेगा जिससे वो एग्रीकल्चर को और ज़्यादा हैंडी वे में रन कर पाएगा। दोज हु माइग्रेट टू अर्बन एरिया, जो अर्बन एरियाज़ में जाएंगे वो मोस्टली किस एज ग्रुप के लोग होते हैं? 18 से 40 साल के लोग होते हैं। वो अकेले रहते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, वहाँ पर इनकम अर्न करते हैं, उनकी सैलरी मिलती है, उन्हें वेजेस मिलते हैं, फिर उससे कुछ अमाउंट वो सेव करके कहाँ भेज देते हैं? गांव में भेज देते हैं। ये जो रेमिटेंस होता है इससे भी रूरल इनकम बढ़ जाती है, जिसको ये यूटिलाइज़ करते हैं अपने फार्म को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे किसी के खेत में कुआं नहीं होगा, वेल नहीं होगा, वेल बोले तो कुआं, वो अपने खेत में कुआं बना लेगा। जिसके खेत में ऑलरेडी कुएं होंगे वो ट्यूबवेल करा लेंगे, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं फार्म को ये इम्प्रूव करेंगे। दिस पर्टिकुलरली हैपन्स इन द केस ऑफ एमिग्रेंट टू फॉरेन कंट्रीज।
अब जैसे हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री काम करने गया तो वहाँ पर कुछ पैसा वो खर्च करता है, कुछ अपनी फैमिली को इंडिया में भेज देगा, जिससे हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी, है ना। हु रैमिट लार्ज सम्स एट होम, जो बहुत सारा पैसा वो अपने घरों में भेज देते हैं, जिससे हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है, उनके लोगों को ज़्यादा इनकम मिल जाती है, उनकी इनकम बढ़ जाती है। मोर ओवर, जब ये माइग्रेशन होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब ये दूसरी जगह शहरों में रहते हैं तो ये लोग अच्छे तरीके से रहना सीखते हैं, अच्छा खाना खाना सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख जाते हैं। तो जब ये वापस से ओकेजनली किसी फेस्टिवल पे, किसी भी टाइम में, किसी खुशी के टाइम में, किसी दुख के टाइम में, किसी फेस्टिवल के टाइम में अपने घर जब वापस जाएंगे तो ये अपने साथ कुछ नया कल्चर, कुछ नए स्किल्स, कुछ क्रिएटिविटी लेके जाते हैं, जिससे ये अपने गाँव में रह रहे लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर देते हैं। Moreover, when these migrant return to their villages occasionally, जब ये माइग्रेंट अपने घर वापस जाते हैं तो ये रेस करने की कोशिश करते हैं कंजम्पशन को, है ना। अपने गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये नए आइडियाज़ लेके जाते हैं, नए गुड्स लेके जाते हैं अपने घरों में। आप लोग देखना, जब भी कोई शहर में रह रहा बच्चा, रह रहा लड़का, हस्बैंड जब अपने घर में वापस जाता है तो अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके जाता है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेके जाता है, अपने भाइयों के लिए कुछ लेके जाता है, कुछ नए आइडियाज़ लेके जाता है, बोलता है कि भाई तुम ऐसे काम करो, इस तरीके से इस काम को करो तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो मॉडर्न हाउस होल्ड गैजेट है वो लेके जाता है, जैसे टीवी ले जाता है, कई बार फ्रिज ले जाता है, मोटरसाइकिल ले जाता है, मिक्सर ग्राइंडर ले जा रहा है, तो वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ा रहा है। ऐसा हम बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में देखते हैं कि शहरों के जो बच्चे हैं गांव में जब जाते हैं तो भैया वो अपने साथ बहुत सारा रेमिटेंस लेके जाते हैं, बहुत सारी पैसा भी वो अपनी मम्मी पापा को देके आते हैं, अपने भाइयों को देके आते हैं, साथ ही साथ मॉडर्न गैजेट्स लेके जाते हैं, ठीक है। वेयर लार्ज रेमिटेंस फ्लो फ्रॉम अर्बन एरियाज। फर्दर एक एडवांटेज और होता है कि जब बहुत सारे वर्किंग एज के पर्सन गांव से निकल के, रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरिया में आ जाते हैं तो जो फार्म वर्कर्स होते हैं उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उस फैमिली में, वो ख़त्म हो जाती है। अब उस फैमिली की जो वीमेन हैं, औरतें हैं, जो ओल्डर पर्सन हैं, इवन जुवेनल्स जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, वो भी जाके खेतों में काम कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो आउट माइग्रेशन होता है वो इनइक्वालिटीज़ को, अब ये मुझे नेगेटिव नहीं लगा, फिर भी बुक में लिखा है तो पढ़ लेते हैं कि जब आउट माइग्रेशन होता है तो इनइक्वालिटीज़ भी वाइडन हो जाती हैं, इनकम में, वेल्थ में, रूरल एरियाज़ में, रूरल फैमिलीज़ में। देखो भाई, अगर एक परिवार के 4 बच्चे बाहर से कुछ कमा के ला रहे हैं और वो अमीर हो जा रहे हैं और दूसरे लोग गरीब रह जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये लोग उसको प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं। देखो, वो फैमिलीज़ जिनके बहुत सारे बच्चे, 3-4 बच्चे बाहर काम कर रहे थे, तो वो लार्ज रेमिटेंस को रिसीव करते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है, वो इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने फार्म में, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उनकी इनकम और बढ़ जाएगी, ठीक है। सम इवन बाय अदर फार्म लैंड्स, और कुछ जो किसान होंगे वो उस बच्चे के पैसे से, इकट्ठे हुए पैसे से दूसरी ज़मीनें भी खरीद लेंगे तो वो और रिच हो जाएंगे। पर कुछ फैमिलीज़ जो होंगी वो रिच हो जाएंगी, पर कुछ तो बेचारी गरीब ही रह जाएंगी। इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज़, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो वाइडन हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे सोशल इफ़ेक्ट क्या क्या आते हैं, समाज में इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो माइग्रेशन अफेक्ट करता है सोशल सेटअप को भी, रूरल कम्युनिटीज़ की, जो वीकन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था इसको बहुत कमज़ोर बना दिया है, ठीक है। जो माइग्रेंट सेटल हो जाते हैं परमानेंट अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, वो दूसरे माइग्रेंट्स के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं, दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट जो सिटीज़ में अवेलेबल थी उनके साथ मिलजुल के रहने लगते हैं। दे ब्रिंग न्यू वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, इससे क्या होता है, इनके अंदर नई वैल्यूज़, नया एटीट्यूड आता है, जिससे ओल्ड वैल्यूज़, ओल्ड कस्टम, ओल्ड रिचुअलिटीज़ दूर होने लग जाती है। औरतों का रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सोशल सेटअप में, रूरल लाइफ में। विथ मैन हैविंग माइग्रेटेड टू टाउन्स, अब वो औरतें जिनके हस्बैंड ऑलरेडी गाँव शहरों में जा चुके हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर अब रूरल इकोनॉमी में उन वीमेन का रोल बढ़ जाता है, वो भी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होने लगती है, क्योंकि जब हस्बैंड शहरों में है तो वो अपना काम खुद कर रही हैं, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग खुद कर रही हैं। देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट तो हस्बैंड दे रहा है पर बाकी सारी देख रेख तो औरतें खुद कर रही हैं ना। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन,
अब हम माइग्रेशन के टाइप्स को देखेंगे तो पहला होता है इमिग्रेशन, पहला होता है इमिग्रेशन। ठीक है बात। इमिग्रेशन को ही हम क्या कहेंगे बच्चा, इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल। इमिग्रेशन हमेशा किसके लिए यूज़ होगा, इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए यूज़ होगा। अब हमारे यहाँ से लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन कंट्री पे जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। ठीक है बात। ये उस कंट्री में जा रहे हैं जहाँ के ये नेटिव नहीं है। इमिग्रेशन एक इंटरनेशनल मूवमेंट है लोगों का इनटू अ डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब ये वहाँ जाके रहेंगे जहाँ की ये नेटिव नहीं है। When people cross the international border, जब लोग इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं माइग्रेशन के दौरान, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स। ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री विच दे लिव, जिस कंट्री में ये रह रहे होंगे वहाँ पर इन्हें क्या कहा जाएगा, एमिग्रेंट्स। सपोज करो एक इंडिया से कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, जापान, तो इंडिया के लिए ये कौन हो गया, एमिग्रेंट, क्योंकि ये इंडिया से बाहर जा रहा है। पर जापान के लिए यही व्यक्ति कौन हो जाएगा, इमिग्रेंट्स। क्यों, क्योंकि ये किसी और कंट्री से इसकी कंट्री में आ रहा है। किसी कंट्री से जब व्यक्ति जाता है तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं, जिस कंट्री में पहुंचता है उसे वो इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक, कोई बात। अब हम बात करेंगे एमिग्रेशन की। एमिग्रेशन मीन्स लीविंग वंस रेसिडेंट कंट्री, रेसिडेंट कंट्री को छोड़ना, किस पर्पज से, कि आप किसी और कंट्री में सेटल डाउन हो जाएंगे। इट इज़ स्पेशली माइग्रेशन फ्रॉम नेटिव कंट्री, ये नेटिव कंट्री से माइग्रेशन होता है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर भी मैम वही बोल रही हैं कि नेटिव कंट्री से माइग्रेशन हो रहा है, पर इमिग्रेशन में व्यक्ति उस कंट्री को डेस्टिनेशन बना रहा है जहाँ का वो नेटिव नहीं था, जापान का नहीं था, वो जापान जाके रहेगा। और इस कंट्री में, इसमें क्या बोल रहे हैं हम बेटा, अब अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा तो इमिग्रेशन मतलब जब आप किसी कंट्री में पहुंचते हो तो आप वहाँ के इमिग्रेंट हो गए। इंडिया से जापान में पहुंचे, जापान के आप इमिग्रेंट हो गए। ठीक है। इमिग्रेंट मतलब जब आप मेरी कंट्री को छोड़ रहे हो तो इंडिया के आप क्या हैं, एमिग्रेंट हैं। तो एमिग्रेशन मीन्स लिविंग वंस रेसिडेंट कंट्री विद द इंटेंशन टू सेटल डाउन एल्सवेयर, कहीं और जाके आपको रहना है। इट इज़ स्पेशली माइग्रेशन फ्रॉम नेटिव कंट्री, आप नेटिव कंट्री से माइग्रेट कर जाओगे किसी और दूसरी जगह रहने के लिए। अब और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये समझ लो, इस पैराग्राफ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों ही माइग्रेशन है अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, दोनों में ही आपको नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करनी है। एग्जाम्पल ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो आयरिश पीपल का, जो कहाँ पहुँचे, यूएस पहुँचे। किस टाइम में पहुँचे, फेमाइन के टाइम पे। एक फेमाइन आया आयरलैंड में तो बहुत सारे आयरिश पीपल यूएस पहुँचे, तो यूएस के लिए ये क्या है, इमिग्रेशन है, क्योंकि यूएस में लोग आ गए। पर वहीं पर दूसरी तरफ जिन लोगों ने आयरलैंड को छोड़ा उस फेमाइन के टाइम पे, आयरलैंड में उन्हें क्या कहेंगे, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट्स बाय द पीपल लेफ्ट बिहाइंड आयरलैंड, आयरलैंड के जो लोग बचे वो उन लोगों को क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट, कि भैया ये लोग यहाँ से चले गए। पर वहीं पे यूएस में उन लोगों को किस नाम से जाना जाएगा, इमिग्रेंट, क्योंकि ये आयरलैंड से यूएस में रहने आ गए। अब तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि नहीं हुआ, क्लियर है, नहीं है, चलो। इमिग्रेशन मतलब आप किसी दूसरी कंट्री का पार्ट बन गए, दूसरी कंट्री में पहुंच गए। और एमिग्रेंट मतलब आपने अपनी कंट्री को छोड़ दिया। ठीक, कोई बात। जैसे एक ही एग्जांपल में दोनों चीज़ें बताई जा रही। इमिग्रेशन किसके लिए हो गया, यूएस के, क्योंकि आयरलैंड के लोग यूएस पहुंच गए। और आयरलैंड में जो लोग रह रहे होंगे वो उन पहुंचे हुए लोगों को क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट्स, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया उस जगह को। जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स गिव माइग्रेशन बैलेंस। बेटा कितने लोग आपकी कंट्री को छोड़ कर गए, मतलब आपकी कंट्री से कितने लोग बाहर चले गए। एमिग्रेंट मतलब बाहर जाना, और दूसरा इमिग्रेंट्स मतलब आपकी कंट्री के अंदर आना। ठीक है। अब 100 लोग बाहर गए और 100 लोग अंदर आ गए तो बैलेंस बन गया। पर बाहर चले गए 200 लोग और आपकी कंट्री में रहने आए सिर्फ 100 लोग, तो इससे आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। जैसे हम जमाइका की बात करें तो जमाइका में जो नेट माइग्रेशन है उसमें लॉस है। क्यों, इट हैज़ लॉस्ट मेनी पीपल थ्रू एमिग्रेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज़ में चले गए हैं। दैन इट गेन थ्रू इमिग्रेशन, कोई जमाइका में रहने नहीं आया, जमाइका से सारे लोग बाहर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब तो ये टर्म आपको क्लियर हो रही होगी, इमिग्रेशन, है ना। जमाइका के बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में चले गए तो उन्हें जमाइका के लोग क्या कहते हैं, एमिग्रेशन। तो एमिग्रेंट ज़्यादा थे और जमाइका में आए बहुत कम लोग, मतलब जमाइका को इमिग्रेंट मिले बहुत कम, इस वजह से जमाइका को पॉपुलेशन का हो रहा है लॉस। ऑन द अदर हैंड हांगकॉन्ग हैज़ मेनी मोर माइग्रेंट्स, हांगकॉन्ग में माइग्रेंट्स ज़्यादा हैं, इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, हांगकॉन्ग में बहुत सारे लोग आए
और वहाँ से गए नहीं लोग, ठीक है। तो हांगकांग को ज़्यादा से ज़्यादा कौन मिले? इमिग्रेंट्स। हांगकांग ने ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशन बना रखी हैं कि बहुत सारे लोग हांगकांग जाना चाहते हैं, पर हांगकांग से बाहर कोई नहीं जाना चाहता। इंडिया से, यूएस से, यूके से, बहुत सारी कंट्री से लोग हांगकांग एक बार आना चाहते हैं, पर हांगकांग में रह रहा व्यक्ति कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। तो हांगकांग को फ़ायदा हुआ है कि वहाँ पर इमिग्रेंट ज़्यादा आए और इमिग्रेंट्स कम हैं। बेटा तो देखा ना, जमाइका में माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है और हांगकांग में पॉपुलेशन बढ़ रही है। 19th सेंचुरी में ऐसे ही बहुत सारे लोग मूव कर गए डिफरेंट कंट्रीज़ में। क्यों? कॉलोनाइज करने के लिए, नए एरिया को अपना बनाने के लिए। यूरोप से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ बाहर निकली, एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की तरफ, कि भैया वहाँ जाएंगे, नए एरिया को कॉलोनाइज करेंगे। Examples include pilgrims who sailed to New England on the east coast of America. बेटा इंग्लैंड से बहुत सारे लोग अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुँचे, है ना। और ईस्ट कोस्ट में हम लोग पढ़ा ही है ज्योग्राफी में कि यहाँ पर 13 कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज को अपना बना लिया किसने? इंग्लैंड के लोगों ने। सिमिलरली वाइट यूरोपियंस मूव टू साउथ अफ्रीका। ऐसे वाइट यूरोपियंस साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पर गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, शुगर प्लांटेशन को मैनेज करने लगे। इसी तरीके से ये इंडिया में आए और हमारे रिसोर्सेज को भी ड्रेन करने लग गए। तो 19th सेंचुरी में लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉलोनीज। नाउ डोमेस्टिक और इंटरनल माइग्रेशन। अभी तक हमने एक्सटर्नल माइग्रेशन को पढ़ा, इंटरनेशनल माइग्रेशन को पढ़ा, अब हम डोमेस्टिक को पढ़ेंगे। रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये बहुत कॉमन है बच्चा कि बहुत सारे लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं। इसमें लोगों की मूवमेंट इन्वॉल्व है जो रूरल एरियाज से कहाँ आ रहे हैं? शहरों की तरफ आ रहे हैं। रूरल एरियाज, विलेज, कंट्री साइड एक ही चीज़ है ना। कहाँ आ रहे हैं? वहाँ से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, एक ही कंट्री के गांव से निकल के एक ही कंट्री के शहर में आ रहे हैं। काहे के लिए? जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। माइग्रेशन जब रूरल टू अर्बन एरियाज होता है तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। अब पहले केस में तो क्या होता है, ये लोग गांव से निकलते हैं और परमानेंटली सेट हो जाते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। जो भी चॉइस का इनको सिटी लगती हो उसमें आके परमानेंटली रहने लगते हैं। दूसरे बार में क्या होता है, जो माइग्रेंट्स होते हैं उनका बेस तो रूरल ही रहता है, पर वो माइग्रेट कर देते हैं रेपिडेडली कहाँ पर? शहरों की तरफ। डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये शहरों में आ जाएंगे, काम वाम करेंगे और फिर जो मेन बेस है वो गांव ही रहेगा। इंडिया में रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बच्चा बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो जॉब क्रिएट कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर माइग्रेंट्स आर कमिंग टू सिटीज़। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो सिटीज़ में आ रहे हैं। जैसे हमारा मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, चेन्नई है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आके काम करने लगते हैं। सिमिलरली फार्मर्स लिविंग इन रूरल एरियाज आर मूविंग टू अर्बन एरियाज। और कई बार ऐसा भी हो रहा बच्चा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसान जो बहुत गरीब था वही शहरों में आ रहा है। आजकल जो बहुत बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो भी सिटीज़ में आ रहे हैं सो दैट दे कैन गिव गुड एजुकेशन टू देयर किड्स। बेटा और अर्ली 20th सेंचुरी से ही हम ये सिनारियो देखते आ रहे हैं कि लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, है ना। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है पास्ट 50 ईयर्स से। और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा कहाँ पर भी देखा हम लोगों ने? नाइजीरिया में। 1921 में 5% जो पॉपुलेशन थी नाइजीरिया की वो अर्बन थी, पर 1991 तक 30% उनकी पॉपुलेशन अर्बन हो गई। दूसरी साइड में लागोस की अगर हम बात करें, लागोस की हम बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन पहले 8 मिलियन थी, जो अब बढ़ के इस एक्सपेंडिंग एट द रेट ऑफ 10% की रेट से बढ़ रही है। मोस्टली जो यंगर मेल्स हैं वो माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं? सिटीज़ में जा रहे हैं, स्पेशली टू द कैपिटल सिटीज़ एंड पोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? कैपिटल सिटीज़ में जा रहे हैं, पोर्ट सिटीज़ में जा रहे हैं। नाउ अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, ये भी इंटरनल माइग्रेशन का ही एक टाइप है। यहाँ पर लोग जो होते हैं किसी भी कंट्री के, वो एक लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द पीपल विद इन द कंट्री मूविंग टू अनदर लोकेशन विद इन इट्स बॉर्डर। एक ही कंट्री में एक सिटी से दूसरी सिटी, जैसे मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर। पीपल माइग्रेट ड्यू टू सेवरल रीजन। बहुत सारे कारणों से लोग माइग्रेट करते हैं। कई बार सोशल होता है, कई बार पॉलिटिकल, कई बार एनवायरमेंटल और कई बार इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा बन गया है आजकल, मेन रीज़न इकोनॉमिकल बन गया है। चलो, दीज रेफर्स टू अ चेंज ऑफ रेसिडेंस विद इन द नेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया में हम जा रहे हैं, बिटवीन स्टेट्स, प्रोविंसेस, सिटीज़ और म्यूनसिपालिटीज़।
मूवमेंट इन अर्बन एरियाज इज़ मोर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। अर्बन एरियाज़ में आजकल ये मूवमेंट भी बहुत हो रहा है कि एक सिटी से दूसरी सिटी लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग के इटारसी से बहुत सारे लोग भोपाल पढ़ने चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इंदौर पढ़ने चले जाते हैं, फिर भोपाल में इंदौर में उनकी जॉब लग जाती है तो वहीं रहने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भी माइग्रेशन बहुत हो। इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। बेटा जो इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन है इसमें ऑब्वियसली बात है दो कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर इन्वॉल्व होगी। कई बार जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है, जैसे यूरोप में ही जर्मनी से फ्रांस जाना, फ्रांस से इटली जाना, इटली से इंग्लैंड चला जाना, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही होता है। पर कई बार ये माइग्रेशन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी होता है। जैसे हमारे इंडिया से कोई व्यक्ति यूएसए गया, हमारे इंडिया से कोई व्यक्ति कनाडा गया, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट ही चेंज हो जा रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट से वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका जा रहा है, ठीक है, यूरोप जा रहा है या कहीं और जा रहा है। चलो, तो यूरोपियन यूनियन के लोग आपस में कर रहे हैं तो वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कर रहे हैं। कई बार डिफरेंट कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एशिया टू अफ्रीका, इंडिया टू अमेरिका। People moving from US to Canada for new job और moving from Siberia to Saudi Asia for better weather condition। अब जैसे कोई US से कनाडा गया तो एक ही कॉन्टिनेंट में है, साइबेरिया से साउथ एशिया गया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। माइग्रेशन जनरली कंसिडर्ड अ परमानेंट एक्शन। माइग्रेशन तभी आप कहेंगे बच्चा जब वो परमानेंट एक्शन हो। कुछ लोग माइग्रेट करते हैं दूसरी प्लेसेस पे फॉर रादर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स और ईयर, रादर देन परमानेंटली। कई बार ऐसा होता है लोग 2 4 10 साल के लिए जाते हैं, परमानेंटली नहीं जानते। पर माइग्रेशन में हम बात किसकी करते हैं, परमानेंट एक्शन की करते हैं। स्टूडेंट आई एम इन हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।